हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी कि हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है 9, 17, 25 एंड सो ऑन, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टर्म्स तक का सम हो जाएगा 636 के बराबर, राइट। तो चलिए यहाँ पर इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि a1 कितना है हमारे पास, ये है 9। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं पहला टर्म यानी कि a1, ये हमारे पास कितना है, ये है 9। इसी तरह से सेकेंड टर्म यानी कि a2, ये हमारे पास है 17। थर्ड टर्म यानी कि a3, ये हमारे पास है 25, है ना। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है, इसमें मैं कितने टर्म्स को जोड़ दूं जिससे मुझे सम कितना मिल जाए, 636 के बराबर मिल जाए, राइट। तो देखो, हम अज्यूम करते हैं कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे कहीं पर एक टर्म आएगा जिसे हम कह रहे हैं n, और इस nth टर्म को आप लिखते कैसे हो, इसे हम लिखते हैं a ऑफ n से। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम पहले टर्म से लेकर के nth टर्म तक के सारे नंबर्स को जोड़ देंगे तब हमारे पास सम कितना आएगा, 636 के बराबर आएगा। ये चीज हम अज्यूम कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमें n की वैल्यू यानी कि वो टर्म फाइंड आउट करना है जिस टर्म तक का सम हमें दिया हुआ है 636 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर a यानी कि पहला टर्म हमें दे रखा है इस AP का, ये कितना है, 9 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a हमारे पास है 9। इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि d, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। d हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके लिए हम सेकंड टर्म यानी कि a2 इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट टर्म यानी कि a1। तो यहाँ पर देखो, a2 यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास कितना है, 17, और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 9। तो हमें 17 से 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a2 हमारे पास है 17 और इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है a1, और a1 हमारे पास है 9। तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के बराबर, और ये हमारे पास है कॉमन डिफरेंस यानी कि d, राइट। अब देखो, a और d के अलावा हमें और क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि n टर्म्स तक का सम हमारे पास कितना है, ये है 636 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ s ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक का सम, ये हमारे पास है 636 के बराबर। अब ये s ऑफ n का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको ये चीज याद होगी। देखो, s ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक का सम, इसका मतलब होता है कि अगर मैं पहले टर्म यानी कि a1 से सारे नंबर्स को कंटिन्यूअसली जोड़ना शुरू कर दूं अप टू n टर्म्स, तो यहां पर अगर हम पहले नंबर से लेकर के nth टर्म तक के सारे नंबर्स को जोड़ देंगे तब ये जो सम हमारे पास आएगा, इस सम को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सम अप टू n टर्म्स, राइट। और यहां पर हमें टोटल सम दिया हुआ कितना है, ये है 636 के बराबर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया s ऑफ n हमारे पास है 636। अब ये वैल्यूज तो हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कितने टर्म्स तक का सम हमें देगा 636। तो हमें बेसिकली इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। अब नंबर ऑफ टर्म्स को हम लिखते कैसे, नंबर ऑफ टर्म्स को हम लिखते हैं n से। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आइए चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले s ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक का सम हमें कितना दे रखा है, ये हमारे पास है 636, और पहले n टर्म्स तक का सम यानी कि s ऑफ n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। तो अब देखो, हमारे पास a यानी कि पहले टर्म, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, और s ऑफ n यानी कि पहले n टर्म्स तक का सम, इन तीनों की वैल्यूज तो दे रखी हैं। तो इनको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले s ऑफ n के जगह पर हम लिख देते हैं 636, तो यहाँ पर आ जाएगा 636। इसके बाद n की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना है। अब a यानी कि पहला टर्म हमारे पास कितना है, ये है 9। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटू 9, क्योंकि a यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था। और फाइनली हमारे पास d यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, ये है 8। तो यहाँ पर d के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 8। तो देखिए, यहाँ पर फर्दर इसे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 636 इज इक्वल टू n बाई 2, और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 8 सबसे पहले n के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8n। इसके बाद 8 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ
और यहाँ पर आ जाएगा -8, राइट। फर्दर यहाँ पर आ जाएगा 636 इज इक्वल टू n/2, और ब्रैकेट के भीतर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है +18 और यहाँ पर है -8। अब 18 - 8 कितना होता है? ये होता है 10, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 8n + 10। अब देखो हमें n/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8n + 10 के साथ। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 636 इज इक्वल टू n/2 जब 8n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 8n² डिवाइडेड बाई 2, और n/2 जब +10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा +10n/2, राइट। अब 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से 10 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 636 इज इक्वल टू 4n² + 5n। अब 636 को हम RHS पर ले आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4n² + 5n, और 636 जब RHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -636, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करता हूं तो वहां पर पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि हम पहले और तीसरे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमें 4n² को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -636 के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 636 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ। तो यहाँ पर 4 × 6 हो जाएगा 24, 2 कैरी ओवर, 4 × 3 इज 12 एंड 12 + 2 इज 14, 4 1 कैरी ओवर, 6 × 4 इज 24 एंड 24 + 1 इज 25। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा ये कितना आएगा? ये आएगा -2544n² के बराबर। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद ये जो नंबर हमारे पास आता है हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें 2544 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1272, राइट। फर्दर इसे 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 636। इसके बाद फर्दर इसे 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 318, है ना। अब फर्दर इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 टाइम्स इज 2, 2 5 टाइम्स इज 10 एंड 2 9 टाइम्स इज 18। अब ये 2 से डिवाइड तो होगा नहीं तो इसे हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसे अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 5 टाइम्स इज 15 एंड 3 3 टाइम्स इज 9। अब 53 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो ये किसी और से डिवाइड तो होगा नहीं तो इसे हम 53 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पर देखो ये जो नंबर हमारे पास है 2544, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने यहाँ पर कर लिया। और इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हमें क्या करना है? इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हमें यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब वो आप कैसे करते हो? उसके लिए इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से आप दो नंबर्स ऐसे बनाते हो जिन दो नंबर्स को जब हम ऐड करें तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है मिडिल टर्म की उसके बराबर वो आ जाए, और उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो 2 × 2 कितना होता है? 4, 4 × 2 होता है 8, 8 × 2 होता है 16, और 16 × 3 कितना होता है? ये होता है 48। तो यहाँ पर पहले 5 जो नंबर हमारे पास है इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 48। अब देखो 53 - 48 कितना होता है? ये होता है 5, और 53 × 48 क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर्स प्रोडक्ट ही होने हैं तो 48 × 53 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2544। तो यहाँ पर वो दो नंबर्स हमें मिल गए जिनसे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। बस हमें साइन का कंसिडरेशन यहाँ पर लेना है, राइट। तो इसे मैं लिख देता हूँ 4n²। अब हमें यहाँ पर प्लस साइन चाहिए तो हम बड़े वाले नंबर को प्लस साइन देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा +53n - 48n - 636, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहले दो नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें से क्या कॉमन आ सकता है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि n को हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम n को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा? एक बार n बाहर जा चुका है, अंदर बचेगा 4n प्लस 53n से n को तो हम बाहर ले चुके हैं तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 53। अब देखो दूसरे दो टर्म से भी हमें कुछ नंबर कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ पर इन दो टर्म से जब हम किसी नंबर को कॉमन लेते हैं तो ये फैक्टर हमारे पास दोबारा बनता है, राइट। तो देखो यहाँ पर -48 से मैं क्या कॉमन ले लूं कि अंदर 4n बचे। तो मुझे पता है कि 12 × 4 ये कितना होता है? ये होता है 48, है ना। तो यहाँ पर मैं 12 कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन पीछे के दोनों टर्म्स को अगर आप देखो तो हमारे पास माइनस साइन भी कॉमन है इन दोनों में। तो हम क्या करते हैं? -12 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखो जैसे ही मैं -12 को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा?
अंदर बचेगा 4n प्लस यहाँ पर आ जाएगा 53, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये 636 से जब हमने 12 कॉमन लिया तो यहाँ पर 53 कैसे आया, ये तो अंडरस्टूड है आपको। इसे हमें एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि पहले दो नंबर से कॉमन लेने के बाद जो ये फैक्टर यहाँ पर बनता है ना, यही फैक्टर दोबारा बनता है जब हम पीछे के दोनों टर्म से कुछ नंबर कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने 48 से 12 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4n बन गया। तो यहाँ पर 636 के लिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्लस 53 ही आएगा, राइट। अब यहाँ पर हम 4n प्लस 53 इसे कॉमन ले सकते हैं। तो इसे जैसे आप कॉमन ले लोगे तो पहले दो टर्म से 4n प्लस 53 बाहर जा चुका है कॉमन में, तो अंदर बचेगा n। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n। और दूसरे दो टर्म से भी आप 4n प्लस 53 कॉमन ले चुके हो, तो अंदर क्या बचेगा -12। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -12, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो नंबर्स हमारे पास है इनको हम बारी बारी से 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेट करते हैं 4n प्लस 53 को 0 के साथ। तो यहाँ पर 53 सबसे पहले RHS में चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4n इज इक्वल टू -53, और इसके बाद n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -53/4। और दूसरी बार अगर हम n-12 को इक्वेट करें 0 के साथ तो -12 RHS पर जाकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +12। अब देखो n होता क्या है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। और नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। कोई भी अगर टर्म हमारे पास है तो वो फर्स्ट टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा, 30th टर्म होगा, 50th टर्म होगा। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि -30th टर्म, राइट। तो ऐसा तो कभी होता नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ये जो पहला रूट हमारे पास आया है n इज इक्वल टू -53/4, इस रूट को हम डिस्कार्ड कर देंगे और हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई 12। और इसके अलावा s ऑफ n में भी मैं n के जगह पर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 12। तो इससे हमें क्या चीज समझ आ गई, इससे हमें समझ आया कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है इसके पहले 12 टर्म्स तक का सम होगा 636, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 12। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म दे रखा है 5, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म हमें दे रखा है 45, और इस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम कितना दे रखा है, ये हमारे पास है 400। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितने प्रेजेंट है और इसके अलावा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कितना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म दे रखा है 5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहला टर्म यानी कि a1, ये हमारे पास कितना गिवन है, ये हमारे पास है 5। इसके अलावा लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, ये हमारे पास कितना है 45, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n, और ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a ऑफ n, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 45। और ये जो nth टर्म यानी कि a ऑफ n हमारे पास है, इसी को तो आप कहते हो ना लास्ट टर्म, है ना, इसी को हम कहते हैं लास्ट टर्म या फिर सिंपली l। क्योंकि देखो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास है ये शुरू कहाँ से हो रही है, ये शुरू हो रही है 5 से, है ना, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई कहाँ तक जा रही है, ये nth टर्म तक जा रही है। तो ये जो टर्म हमारे पास है n, यहाँ पर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म हो रही है, तो इस वजह से nth टर्म यानी कि a ऑफ n, इसे हम लास्ट टर्म यानी कि l भी कहते हैं। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये हमारे पास है 45। अब इसके अलावा इस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम कितना दे रखा है, ये हमारे पास है 400। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं पहले टर्म से जोड़ना शुरू करूं और nth टर्म तक के सारे नंबर्स को ऐड कर दूं, तो यहाँ पर सम इन n टर्म्स तक का ये हमें कितना गिवन है, ये हमें गिवन है 400 के बराबर, राइट। तो देखो जो जो चीजें हमें गिवन है उन्हें हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास a यानी कि पहले टर्म की वैल्यू कितनी है, 5 के बराबर। इसके अलावा nth टर्म यानी कि a ऑफ n, और इसी को हम कहते हैं लास्ट टर्म यानी कि l, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 45 के बराबर। साथ ही साथ हमें पहले n टर्म्स तक का सम दे रखा है 400 के बराबर। और हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। अब नंबर ऑफ टर्म्स को आप लिखते कैसे हो, नंबर ऑफ टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है पहली चीज। और इसके अलावा हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि d, इसे भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं।
अब देखो एस ऑफ एन की अगर मैं बात करूं तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, राइट। पहला फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। और इस फॉर्मूले का हम यूज तब करते हैं जब जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम निकालना हो उसका आखिरी टर्म यानी कि nth टर्म हमें पता ना हो। और इसके अलावा सम निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है एस ऑफ एन इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। और इस फॉर्मूले का यूज हम तब करते हैं जब जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम निकालना है उसका लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म हमें पता हो, राइट। तो देखो फिलहाल हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें पहले टर्म यानी कि a की वैल्यू भी पता है और लास्ट टर्म यानी कि a ऑफ n की वैल्यू भी पता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसे आप इस बड़े वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो हमें पता है एस ऑफ एन यानी कि पहले n टर्म्स तक का सम ये क्या होता है, ये होता है n बाई टू ए प्लस एल। और हमारे पास पहले n टर्म्स तक का सम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये कितना है, ये है 400 के बराबर। तो यहाँ पर मैं एस ऑफ एन की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 400। इसके अलावा n की वैल्यू को तो हमें फाइंड आउट करना है। अब a और l की अगर हम बात करें तो इनकी वैल्यूज हमारे पास हैं। a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 5। तो यहाँ पर a की जगह पर हम लिख देता हूँ 5। और l यानी कि लास्ट टर्म या फिर आप कह लो nth टर्म ये हमारे पास कितना है, ये है 45। तो यहाँ पर l की जगह पर हम लिख सकते हैं 45। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 400 इज इक्वल टू n बाई टू 5 प्लस 45 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटू 50। अब 2 से अगर हम 50 को कैंसिल करें तो ये 25 टाइम्स चला जाएगा। तो यहाँ पर फर्दर वैल्यू आ जाएगी 400 इज इक्वल टू n इंटू 25। अब अगर मैं 25 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 25 और 25 कैंसिल हो जाएंगे और LHS पर 25 से 400 को हम 16 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 16 के बराबर। तो यहाँ पर n के जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 16। इसके अलावा यहाँ पर भी n के जगह पर मैं लिख देता हूँ 16 और यहाँ पर भी n के जगह पर मैं लिख देता हूँ 16 क्योंकि n की वैल्यू तो हमें 16 मिल चुकी है। तो n की वैल्यू मिल जाने से हमें क्या क्या चीजें पता चल गई, हमें ये पता चल गया कि ये जो लास्ट टर्म हमारे पास है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये एक्चुअली 16th टर्म है इस एपी का। और इसके अलावा हमें ये भी पता चल गया कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले 16 टर्म्स तक का सम है 400, राइट। अब देखो हमें d यानी कि कॉमन डिफरेंस को भी तो फाइंड आउट करना है, तो आइए हम इसकी बात कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर देखिए A16 यानी कि 16th टर्म हमारे पास कितना है, ये है 45 के बराबर, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16th टर्म यानी कि A16, इसकी वैल्यू हमारे पास है 45। और किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 16th टर्म को अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप पहले टर्म यानी कि a में 16 से एक कम यानी कि 15 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो, राइट। अब देखो A16 यानी कि 16th टर्म की वैल्यू तो हमारे पास है, ये है 45 के बराबर। तो यहाँ पर A16 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 45। और इसके अलावा a यानी कि पहले टर्म की वैल्यू भी हमारे पास है, ये कितनी है, ये है 5 के बराबर। तो यहाँ पर a की जगह पर मैं लिख देता हूँ इसकी वैल्यू यानी कि 5। अब अगर मैं 5 को LHS पर सेंड कर दूं तो यहाँ पर LHS पर हमारे पास है 45 और प्लस 5 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -5। दिस इज इक्वल टू 15d। अब 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो LHS पर हमारे पास आ जाएगा 40। दिस इज इक्वल टू 15d। अब अगर मैं 15 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दूं तो RHS पर 15 और 15 कैंसिल हो जाएंगे और LHS पर 5 से कैंसिल करने पर 5 3 टाइम्स इज 15 एंड 5 8 टाइम्स इज 40। तो इस तरह से d यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 8/3 के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ d की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n की वैल्यू हमें कितनी मिली, ये हमें मिल गई 16 के बराबर। और कॉमन डिफरेंस यानी कि d हमारे पास कितना है, ये आया 8/3 के बराबर। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।